मनोहर लाल जी, हमारी चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ कंवल जी संधू आपसे सवाल पूछेंगे। सर वैसे तो सवाल काफ़ी सारे पूछना चाहते हैं, मैं 2 अहम सवाल पूछूंगी। पहला तो ये है कि आप कहते हैं कि आप किसान के पुत्र हैं, तो शंभू बॉर्डर में जिस तरह की फायरिंग हुई, जिस तरह का वो नतीजा है, किसान का गुस्सा फूटा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और पहले ये कर सब कुछ देखिए, पहली बात तो ये है कि वो किसानों के नाम पर शब्द मैं कठोर बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं रहा, एक मुखौटा है, हल्का शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि किसान को खेती कैसे होती है और कैसी अच्छी खेती होती है, उसमें से उनकी आमदन कैसे ज्यादा हो, किसान का एक काम होता है। किसान जिस प्रकार के विषय वो उठाते हैं, क्या कि अभी होम मिनिस्ट्री ने 3 कानून जो बनाए हैं, जो हमारे सीआरपीसी का और सीपीसी, इसके जो एक्ट बने हैं 3, ये 3 नए एक्ट वापस लो। अब इसमें किसान का कहाँ विषय है? किसान वहां से उठते हैं और अपना नेतृत्व दे करके लाल किले पर जाकर के झंडा फहराते हैं, वो किसानों का काम है क्या? आखिर किसान की, ये ठीक है 3 कानून का विषय उनका था, प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। बड़प्पन है किसान प्रधानमंत्री जी का कि कोई देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार के विरोध के बाद उनको लगता है कि जब किसान नहीं चाहता इसको, उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया। हालांकि आज भी बहुत किसान ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, वो तीनों किसान जो कानून थे वो किसान के हित में थे नहीं थे, मेरा भी कोई बड़ा अध्ययन नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी सोचा कि इतना विरोध है, वो वापस ले लिए। वापस लेने के बाद बाकी मुद्दा क्या बचा? कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ आंदोलन खड़ा करना ही करना है। हरियाणा के अंदर किसान क्यों नहीं आंदोलन करता? हरियाणा में हमने किसानों के लिए कितने काम किए। आखिर इतनी सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का वादा हमने किया। हमने किसानों का, हाल ही में महापंचायत हुई जींद में और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ विरोध करेंगे, और खासतौर पे हमने देखा किस तरह से विरोध हो भी रहा है। कोई विरोध नहीं हो रहा, इक्का दुक्का लोग, वहीं पंजाब से ग्रुप आया था और वो जींद के अंदर आकर के एक जगह उन्होंने, कुछ लोग पंजाब के ज़्यादा थे, हरियाणा के 10-20% लोग थे उसमें, ऐसे संपर्क सबका होता ही है। लेकिन जितना विरोध पंजाब में होता है, आखिर पंजाब के लोग हरियाणा के किसान के, हरियाणा के नाते से वो सरकार क्यों नहीं काम करती है? हम हर चीज़ जो नहीं खरीद सकते उस पर भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत उनको राशि देते हैं। किसान की बिकी फसल को 72 घंटे में पैसा उनके खाते में भेजते हैं। हम कांग्रेस से 10 गुना ज़्यादा मुआवजा 10 साल में, 10 गुना 11 गुना बल्कि दे चुके हैं। आखिर किसानों की हालत उनको पता है क्या होता क्या नहीं होता है। तो इसलिए किसान जो वहाँ करते हैं, हमने रास्ता खोलने की बात कही, लेकिन जिस दिन रास्ता खोलने की बात हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेना शुरू किया और एक छोटा रास्ता बना दिया जाए, उस दिन वहाँ का आह्वान कि नहीं, हम ट्रैक्टर लेकर के और माउंटेड विद वेपन्स हम यहाँ से फिर बढ़ेंगे। तो आखिर देश में इस प्रकार का माहौल, यानी लाल किले के ऊपर देश की हमारी एक मंदिर है जहाँ लाल किले पर 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है, तो इस नाते से उसके ऊपर चढ़ाई करना, लोकतंत्र को की व्यवस्था को खिलवाड़ करना बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? तो आखिर रोकना है। हालांकि उसके रोकने के बाद हरियाणा में भी कहीं की जगह की परेशानियां लोगों को हैं। परेशानियां पिछली बार भी जो ये बॉर्डर था दिल्ली हरियाणा का, वहां भी लोगों को परेशानियां आई, 1 साल हमने भुगता। देश बड़ा है, देश की चिंता सबको करनी चाहिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मान्यता ये सबको करनी चाहिए। राज और काज ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती देश के लोकतंत्र के सामने। ठीक है मनोहर लाल जी, आपने तमाम सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। अक्सर जब चुनाव होता है तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होता है, लेकिन ये सारी चीजें अब भाजपा में भी दिखने लगी हैं, और ऐसा देखा बोला जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा जब टिकट का वितरण हुआ तो रोना धोना सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार चीज सामने जो आई है वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी इस बार देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं सामान्यतः देखी जाती हैं कि एक ही सीट के ऊपर कई लोगों की इच्छा होती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ। पार्टी की एक पद्धति है, सर्वे भी कराते हैं, हमारे मीडिया के मित्रों से भी जानकारियाँ मिलती हैं और पार्टी की ओर से भी एक फीडबैक सारा पार्टी को मिलता है, वहाँ से अनुशंसा भी जाती है, पार्टी प्रदेश के चुनाव से सारे विषय करके आखिर एक आदमी को टिकट मिलती है। जब एक आदमी को टिकट मिलती है तो बाकी सबको हम सामान्यतः प्राय मना लेते हैं। हमने चुनाव शुरू होने से पहले 5 तारीख को नामांकन शुरू होने थे, हमने उससे पहले ही अपनी लिस्टें घोषित कर दी। 67 लोगों की टिकट हमने 2 या 3 तारीख को घोषणा कर दी थी, सिर्फ 23 बची थी।
23 में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद कुछ थोड़ा लेट हुआ। इनकी मैक्सिमम सीटें 12 तारीख से पहले यानी 11 तारीख को रात को घोषणा की, 12 तारीख को दोपहर 12 बजे 9 सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अंतर नहीं है क्या? आखिर इन्होंने तो इतना डर गए, इतना भय खा गया इनको कि अगर समय से पहले टिकटें मैंने घोषित कर दी तो घमासान हो जाएगा। और आज वही उनको तंग कर रहा है, क्योंकि ऐसे एक एक जगह 2550 लोग इनके पास फार्म भर के गए जिनको टिकटें चाहिए थी। एक एक स्थान पर 80 लोग 90 लोग। अब चूंकि सब लोगों को इंतजार में रखा और उन्होंने भय के कारण से लास्ट तक टिकटें नहीं बांटी। लास्ट डे टिकटें बांटने के बाद वो जो 40-40 50-50 लोग हैं, खड़े होने का तो शायद उनको अवसर नहीं मिला, लेकिन आज वही लोग इनकी खाट खड़े किए हुए हैं और अंदर की बातें कुछ हैं जो शायद मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँ। ठीक है सर, चलते चलते छोटा छोटा 2 आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी। कुमारी शैलजा जी के लिए अभी भी बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं उनके मना करने के बावजूद? दरवाजे तो खुले हैं कि बंद हैं, उन्होंने तो मुझे ही कह दिया। उनके एक प्रवक्ता हैं, हाँ, पवन खेड़ा ने आपको ऑफर उन्होंने दिया कहा, ऑफर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई कांग्रेस है में। तब से इन्होंने कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं, हमारे दरवाजे इनके लिए बंद हैं। मेरा कहना यह है, भले वो लाइट वे में मैं कह रहा हूं कि उनका जो दरवाजे हैं उस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है, उस लॉक का पासवर्ड मेरे पास है, जिसको चाहेंगे अंदर से निकालेंगे, जिसको चाहेंगे उसको अंदर ही रखेंगे। अब इतना आत्मविश्वास आपको ये ऊर्जा मंत्रालय मोदी सरकार ने दे दिया, उसकी वजह से है कि आपको ऊर्जा मंत्रालय देकर यहाँ पर भी सुपर सीएम की कुर्सी पर, क्योंकि हरियाणा में बातचीत के दौरान लोग यही कहते हैं कि भले ही सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं लेकिन सुपर सीएम तो आप ही हैं। नहीं, ऐसा सुपर सीएम की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा नायब सिंह सैनी जी का संबंध बहुत पुराना है और उस संबंध के नाते से स्वाभाविक है कि आखिर तो नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ। और कोई उनको भी बहुत बड़ी अपेक्षा शुरू में रही होगी कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। उन्होंने कोई कुर्सी यानी पकड़ने के लिए कोई ऐसा थोड़ी कोई किसी प्रकार का कोई द्वंद्व मचाया हो और मुझे कुर्सी चाहिए। वहाँ भी सहज स्वाभाविक स्थानांतरण हुआ और जब हुआ तो साथ मिलकर के काम करने का शुरू में दिन होते हैं कि भी आखिर कुछ चीज़ें हम जानकारी लेते हैं। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही 2014 में मोदी जी के पास मैं गया, मैंने कहा आपने मुझे मुख्यमंत्री तो बनवा दिया लेकिन मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं है। तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही कि आप एमएलए बन करके मुख्यमंत्री बने हैं। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना था यानी मोदी जी, उस दिन तो मैं एमएलए भी नहीं था, बिना एमएलए के ही मुख्यमंत्री बन गया था। तो जब मैंने सब आगे सेट कर लिया तो आप भी सेट कर लोगे, ये स्वाभाविक है। बाकी चीजें सब कुछ जनता बता देगी, कुछ अधिकारी बता देंगे, कुछ विधानसभा में सत्र होते हैं विपक्ष वाले बताएंगे और जो बचा खोचा है मीडिया के लोग बता देंगे। कितनी सीटें आने जा रही हैं 90 में से, ये बताएं आप। पिछली बार तो हम बहुमत, स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में तीसरी बार, और ये पहला रिकॉर्ड होगा कि कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बना रही है। एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ चित्रा, आपके दिल के नज़दीक है हरियाणा या सेंटर? क्योंकि आप हरियाणा में काम किया, आपने संगठन में भी काम किया काफ़ी साल तक, उसके बाद 9.5 साल चीफ मिनिस्टर है, अब सेंटर में। तो आपके दिल के नज़दीक हरियाणा है या सेंटर? केंद्र की पॉलिटिक्स या स्टेट की पॉलिटिक्स? नहीं, देखिए जनहित जो होता है वो किसी पार्टी का कोई लीडर होता है उसके सामने बड़ा विषय होता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दायित्व मिलता है उस दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। 1980 में मैं संघ का दायित्व लिया, मैंने संघ के दायित्व में फरीदाबाद की एक छोटे शहर का दायित्व मुझे मिला, मेरे लिए वो प्यारा था। आज मेरे पास 2 बड़े डिपार्टमेंट है देश भर के, ये भी उतने ही प्यारे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो हरियाणा उतना ही प्यारा था। तो जो चीज़ मिल जाती है, जो दायित्व होता है वो दायित्व ही सर्वोपरि होता है, उसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आज तक के इस मंच पर आने के लिए और अपनी बेबाक राय जाहिर करने के लिए। अब मनोहर लाल जी जो दावा कर रहे हैं हैट्रिक लगाएगी तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी, इनके दावे में कितना दम दिखता है इसके लिए करना होगा हमें इंतजार, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी हैट्रिक लगाती है। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। धन्यवाद। शुक्रिया सर।